Hello, everybody, and welcome to Learn with Zenith Guru. My name is प्रत्याक्षा द्विवेदी और आज हम 10th के इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है डेवलपमेंट उसकी बैक एक्सरसाइजेस करेंगे. ठीक है. अब इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना और इसके बारे में जो भी डिस्कशन था वो हम ऑलरेडी एक वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं, तो वहां पे काफी अच्छे से चैप्टर एक्सप्लेन्ड है, तो आप लोग प्लीज वहां जाके देखिए. उसमें एनसीईआरटी रीडिंग भी है, फिर उसके बाद जो की पॉइंट्स दिए होते हैं हमने वो भी डिस्कस किया है. तो पहले आप वो वीडियो देखिए ताकि आपको फिर एक्सरसाइजेस करने में इजी रहे और चैप्टर भी समझ आए. देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है. डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कैन जनरली बी डिटरमाइंड बाय. अब देखिए किसी भी कंट्री का जो डेवलपमेंट होता है ना, वो कितनी प्रगति पे है वो कंट्री, वो कुछ फैक्टर्स डिसाइड करते हैं. ठीक है. अब वो फैक्टर्स मतलब बहुत सारी इंडेक्सेस निकलती हैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू, तो वो डिफर करती रहती है. बट एक जो जनरल स्टैंडर्ड है ना, जिसपे हम देखते हैं कि हाँ भाई ये एक वो जनरल प्लेटफॉर्म है जिसपे ये 5-6 फैक्टर्स हैं, इनमें वो कंट्री कहाँ स्टैंड करती है, उस हिसाब से हम उस कंट्री को डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं. तो अभी फिलहाल यहाँ पे डेवलपमेंट एक कंट्री का जनरली किन फैक्टर्स के थ्रू नापा जाता है. ठीक है, हम वो देखते हैं. पहला फैक्टर है पर कैपिटा इनकम उसकी. ठीक है, पर कैपिटा इनकम जो होती है आपकी, जो एवरेज इनकम होती है, ठीक है, कि कितना पूरी आपकी जितने भी लोग हैं कंट्री में वो जो भी अर्न कर रहे हैं और पॉपुलेशन उसके अपॉन करके हम एवरेज निकालते हैं, वो आपकी पर कैपिटा इनकम होती है. उसके बाद इट्स एवरेज लिटरेसी लेवल, कि एक कंट्री में कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं. अब लिटरेसी का मतलब ये नहीं होता कि एकदम आप पीएचडी करके डॉक्टरेट डिग्री के साथ हैं. लिटरेसी का मतलब होता है कि आप पढ़ सके और लिख सके. लिटरेसी का जो एक बेसिक, लिटरेट होने का जो एक बेसिक सेंस है वो यही है. उसके बाद हेल्थ स्टेटस ऑफ इट्स पीपल. हेल्थ स्टेटस क्या है, कितना मतलब अगर कोई पैंडेमिक, एपिडेमिक ऐसा कुछ भी आ गया तो वो कंट्री किस तरह से उसे हैंडल करते हैं, उसका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना स्ट्रॉन्ग है कि वो हैंडल कर पाए, और किस तरह का वहां पे प्रॉपर आपका कुछ ऐसा फैल तो नहीं रहा है, कम्युनिकेबल डिजीजेस जो होते हैं या ऐसी सब चीजें. तो ये 3 हमें फैक्टर्स दिए हैं. और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव. तो अब एक चीज सोचिए, सिर्फ पर कैपिटा इनकम से आप डेवलपमेंट नहीं नाप सकते. ठीक है, आप में से बहुत लोगों को आंसर 1 लग रहा होगा, बट ऐसा नहीं है. सिर्फ कितना पैसा कंट्री में जनरेट हो रहा है उससे मतलब नहीं होता है, वहां के लोग कितने लिटरेट हैं उससे भी मतलब होता है, और वहां की कंट्री का, उस पूरी कंट्री का हेल्थ स्टेटस क्या है वो भी मैटर करता है. तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव. अच्छा, पर कैपिटा इनकम को हम एवरेज इनकम भी कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following neighboring countries has better performance in terms of human development than India? अब ना हमारी एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है. ठीक है, जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होती है उसके बहुत सारे आपके क्राइटेरियाज होते हैं जिसके अकॉर्डिंग वो कंट्रीज को रैंक करती है. ठीक है, इंडिया आपकी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वो 132nd पोजीशन पे है, विच इज नॉट वेरी गुड. ठीक है, और एचडीआई इंडेक्स में सबसे पहली पोजीशन पे है स्विट्जरलैंड. ओके, और उसके बाद हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सी ऐसी हमारी पड़ोसी कंट्री है जो हमसे आगे है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में. तो उसका आंसर है श्रीलंका. ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप. Assume there are 4 families in a country.
The average per capita income of these families is rupees 5,000. If the income of 3 families is rupees 4,000, 7,000 and rupees 3,000 respectively, what is the income of the fourth family? ठीक है, तो हमें ये दिया है कि यहाँ पे आपकी 4 फैमिलीज हैं एक कंट्री में, ठीक है, उनका टोटल जो आपका पर कैपिटा इनकम है वो 5,000 है। ये एवरेज है, आपका एवरेज पर कैपिटा इनकम उनका 5,000 है। और इनकम 3 फैमिलीज की हमें दे रखी है 4,000, 7,000 और 3,000। हमें फोर्थ फैमिली की निकालनी है। तो देखिए इसको हम कैसे करेंगे, जो आपकी फैमिली 1 होगी प्लस फैमिली 2 प्लस फैमिली 3 प्लस फैमिली 4, जो कि हमें नहीं पता है तो उसे हम x मान लेते हैं, अपॉन कितनी फैमिलीज हो गई आपकी 4 फैमिलीज, और इनका हमारा एवरेज क्या आया है आपका 5,000। ठीक है, आपका एवरेज आया है इनका 5,000। अब देखिए यहाँ पे हम सबको ऐड करेंगे, सिंपल जो हम एवरेज में सीखते हैं वही सिंपल सा यहाँ पे है आपका फॉर्मूला। 4,000 प्लस 7,000 प्लस आपका 3,000 प्लस x अपॉन 4 इज इक्वल टू 5,000। ओके, और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, सॉल्व भी कर लेते हैं हम, ठीक है, 7 3 10 1 4 0 0 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू प्लस x इज इक्वल टू आपका 5,000। ठीक है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 6,000, जो कि आपकी वैल्यू आ जाएगी x की, फैमिली 4 इज इक्वल टू 6,000। ओके, तो अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन क्राइटेरियन यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज, व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द क्राइटेरियन इफ एनी। तो वर्ल्ड बैंक जो है वो क्लासिफाई करता है आपका डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड, और जो उसका मेन क्राइटेरिया होता है क्लासिफाई करने का वो होता है आपका पर कैपिटा इनकम का, मतलब टोटल इनकम जो आपकी पूरी कंट्री की हो रही है अपॉन टोटल पॉपुलेशन। तो इसके बेसिस पे जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो जो भी डेटा है वो प्रिपेयर करता है। अब देखिए इसमें भी इन्होंने एक क्राइटेरिया बना रखा है, तो आपका 2017 का जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग जिस भी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम थी आपकी, ठीक है, वो अगर इतनी थी, ठीक है, इनकम आपके कंट्री की कितना यूएसडी में 12056, तो उस कंट्री को जो हमारा वर्ल्ड बैंक है उसने माना था रिच, ठीक है, कि जिनकी इतनी है वो भाई आपकी क्या है, रिच कंट्री है। अच्छा, ये इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपका जो भी है ये पर एनम का है, ठीक है, पर एनम मतलब हर साल। और वैसे ही जिनका यूएसडी आपका 955 और लेस, वो थी आपकी लो इनकम कंट्रीज। ओके, तो वो थे आपकी लो इनकम कंट्रीज जिनका भी आपका जो प्रॉपर यूएस डॉलर में जो पर एनम का अमाउंट पर कैपिटा इनकम थी वो इससे कम थी। तो ये हो गई रिच, ये हो गए आपकी एक तरह से कहें तो पुअर कंट्रीज वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के क्राइटेरिया में। अब ये तो हो गया इसका
बेसिक या फिर कह लीजिए मेन क्राइटेरिया। अब हम इसका दूसरा मेन क्राइटेरिया देखेंगे। और भी कुछ फैक्टर्स हैं जिन्हें वर्ल्ड बैंक फॉलो करता है अपने डेटा को प्रिपेयर करने में। उसमें आपका हो जाएगा हेल्थ, पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी। ठीक है, आपका हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लिटरेसी हो गया। उसके बाद आता है आपका एक और, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इससे हम हेल्थ सेक्टर जो है ना उसी का पता लगाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो भी बच्चे हैं, ठीक है, जैसे जो जस्ट पैदा हुए हैं बच्चे, जो न्यू बॉर्न बेबीज हैं, उनका अगर प्रॉपर केयर वगैरह ना हो उस वजह से उनकी डेथ हो जाती है। तो इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क होता है वो आपका हेल्थ सेक्टर पे उठता है। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अकॉर्डिंग भी एक मतलब क्राइटेरिया है जिसपे वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे वर्ल्ड बैंक आपका क्या करता है, इकोनॉमीज को कंपेयर करता है, ठीक है, उस हिसाब से। और उसके बाद जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो कितना मतलब पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, इन सब बेसिस पे भी उसके ये कुछ एक्सटर्नल क्राइटेरियाज होते हैं। बट ये मैंडेटरी और जो इससे पहले हमने पढ़ा था वो। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इन व्हाट रिस्पेक्ट इज द क्राइटेरियन यूज्ड बाय द यूएनडीपी फॉर मेजरिंग डेवलपमेंट डिफरेंट फ्रॉम वंस यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। अब वर्ल्ड बैंक में मेन क्या था आपका, पर कैपिटा इनकम। अब हम देखेंगे जो यूनाइटेड नेशंस है उसकी जो एक ब्रांच है यूएनडीपी, वो क्या करती है, तो जो क्राइटेरिया है यूएनडीपी वाला वो बहुत डिफरेंट है आपके वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक क्या यूज करता था, आपका पर कैपिटा इनकम यूज करता था। वर्ल्ड बैंक जो यूएनडीपी है वो आपका हेल्थ, एजुकेशन, लिटरेसी, इन सब के बेसिस पे जो आपका डेवलपमेंट है वो क्राइटेरिया जो है वो है उसका, और इसी बेसिस पे वो अपने डेटा जो है वो प्रिपेयर करता है। अगला क्वेश्चन, केरला विद लो पर कैपिटा इनकम हैज अ बेटर ह्यूमन डेवलपमेंट रैंकिंग देन हरियाणा, hence per capita income is not a useful criterion at all and should not be used to compare states. Do you agree? Discuss. अब देखिए इस पे सबके जो पॉइंट्स हैं वो वेरी कर सकते हैं, बट जस्ट बिकॉज किसी कंट्री की, अरे किसी स्टेट या किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम लो है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो भी लो हो। एग्जाम्पल हमने केरला का देख लिया, 99% लिटरेसी है, ठीक है, और उसके बाद वहां पे बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हैं जो बहुत अच्छे तरीके से चलती है, जैसे आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, उसके साथ साथ आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, ठीक है, उसके साथ साथ आपका जितना भी एजुकेशन रिलेटेड फील्ड होता है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से चलती है वहां पे। इसीलिए ह्यूमन डेवलपमेंट में कंपैरेटिवली हायर है देन अ स्टेट विच इज हरियाणा, जिसकी पर कैपिटा इनकम तो बहुत ज्यादा है, बट वहां पे सेक्स रेशियो बहुत ज्यादा अलग है, ठीक है, बॉयज वर्सेस गर्ल्स का। वहां पे लिटरेसी रेट इतना नहीं है, वहां पे इन्फेंट मोर्टेलिटी ज्यादा है, वहां पे एजुकेशन की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो ये सब क्राइटेरियाज पे हरियाणा खरा नहीं उतर रहा है। तो पर कैपिटा इनकम से हम ह्यूमन के डेवलपमेंट और स्टेट में रहने वाले लोगों का अंदाजा नहीं लगा सकते, जज नहीं कर सकते। बट ऐसा भी नहीं है कि पर कैपिटा इनकम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जितना वो कंट्री मतलब जनरेट कर रही है उसी से उस कंट्री में जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, ठीक है, अगर कोई भी एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है तो वो बहुत से क्राइटेरियाज पे होता है, ठीक। तो हम पूरी तरह से पर कैपिटा इनकम को हटा नहीं सकते, बहुत से ऐसे चीजें हैं जो सिर्फ आपके पर कैपिटा इनकम पे बेस्ड होती हैं, बट सिर्फ पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे किसी भी कंट्री को आपके जज करना है, किसी भी स्टेट के डेवलपमेंट को जज करना गलत है, ठीक।
इसीलिए हमें ज्यादातर इन फैक्टर्स पे ध्यान देना चाहिए कि वहां का आपका हेल्थ केयर कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, एजुकेशन पे कितना ध्यान दिया जा रहा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, उसके बाद जो आपका हेल्थ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेवलपमेंट, तो ये सारी बेसिक चीजें, एजुकेशन है, ये सब कैसा चल रहा है उसके अकॉर्डिंग देन वील सी. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज find out the present sources of energy that are used by the people in India. What could be the other possibilities 50 years from now? अब प्रेजेंट में, ठीक है, इंडिया में बहुत सी ऐसी नई चीजें हैं जो आ चुकी हैं. ठीक, अब हम आपके एनर्जी में हम नेचुरल गैसेस भी यूज कर रहे हैं, हम पेट्रोलियम भी यूज कर रहे हैं, हम कोल भी यूज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम एनर्जी के लिए यूज कर रहे हैं. बट अभी भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाली चीजें हैं, जैसे आपके सोलार पैनल्स हो गए, ठीक है, विंड एनर्जी हो गई जो विंडमिल से जनरेट होती है, ये सारी चीजें जो सस्टेनेबल है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, उनका यूज इतना नहीं है. तो आने वाले 50 इयर्स में अगर हम इनका यूज ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे तो जिन्हें हम अभी यूज कर रहे हैं ना, वो चीजें भी आपकी खत्म हो जाएंगी, एंड हो जाएंगे, बिकॉज दे आर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. Why is the issue of sustainability important for development? किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट में जो उस कंट्री की रिसोर्सेज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा अपना वाइटल रोल प्ले करती हैं. ठीक है, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं. अब इससे पहले वी स्टार्ट डिस्कसिंग दिस, लेट अस नो मोर अबाउट सस्टेनेबिलिटी. तो सस्टेनेबिलिटी क्या होता है? सस्टेनेबिलिटी होता है कोई भी ऐसा तरीका जिससे प्रेजेंट की भी नीड्स जो है वो पूरी हो रही है और जो फ्यूचर की नीड्स हैं वो सैक्रिफाइस नहीं हो रही है. ठीक है, प्रेजेंट में अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी ऐसा सस्टेनेबल मेथड मिल जाए किसी भी चीज को करने का, तो मैं क्या करूंगी, मैं अपनी भी जो वांट्स हैं उन्हें सेटिस्फाई करूंगी और उसके साथ साथ जो फ्यूचर जनरेशन है उसकी वांट्स को सैक्रिफाइस नहीं कर रही होंगी. फॉर एग्जाम्पल रेन वाटर हार्वेस्टिंग है. ठीक है, सबको पता है पानी जो ड्रिंकिंग वाटर है वो बहुत ही कम अमाउंट में है अवेलेबल. ठीक, तो अगर हम ऐसा करें कि हम रेन वाटर को हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, हमारी जो वाटर नीड्स हैं वो भी काफी हद तक पूरी होंगी और हम इतना ज्यादा वाटर को एक्सप्लॉइट नहीं कर देंगे कि फ्यूचर जनरेशन को मिले ही ना. वैसे ही आपके जो सोलार एनर्जी को यूज करना, विंड एनर्जी को यूज करना, जो आपके हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स होते हैं, ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ही एक एग्जाम्पल है. ठीक है, तो इसीलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. डेवलपमेंट एक कंट्री के ओवरऑल डेवलपमेंट के बेसिस पे भी, क्योंकि अगर उस कंट्री की जो फिक्स्ड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जिन्हें हम एसेट्स मानते हैं, अगर हम उन्हें कंटिन्यूअसली एक्सप्लॉइट करते रहेंगे तो वो एंड हो जाएंगे और फिर उसके बाद उस कंट्री के डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा असर पड़ सकता है. इसीलिए किसी भी कंट्री को पैरेलली आपका सस्टेनेबल मेथड्स जो होते हैं उनको भी रन करना चाहिए और धीरे धीरे उन्हें मेरे अकॉर्डिंग रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन मिनिमाइज कर देना चाहिए और सस्टेनेबल मेथड्स को बढ़ा देना चाहिए. ठीक है, नाउ लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन. व्हाट इज इट? The earth has enough resources to meet the needs of all, but not enough to satisfy the greed of even one person. How is the statement relevant to discussion of development? Discuss. अब देखिए क्या होता है, किसी और कंट्री में जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही देश की बात करते हैं. हर दिन हम किसी ना किसी तरह का घोटाला सुनते हैं. ठीक है, कोयला घोटाला होता है. कोयला क्या है? एक तरह की रिसोर्स है. अब कुछ लोग जो सत्ता में होते हैं, जो पावर में होते हैं, या कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनको वहां के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, वो बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करने लगते हैं. ठीक है, अब
जो धरती है ना, अर्थ, उसने इतना इनफ दे रखा है कि हर एक इंसान की जरूरतें पूरी हो जाए, बट अगर किसी के अंदर लालच है ना, तो वो एक भी इंसान का पूरा नहीं सकता। क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोल स्टॉक्स की ही बात करते हैं, अगर आप उसे रिजर्व कर लेंगे सिर्फ एक इंसान के हाथ में, आप मानो, ठीक है, सिर्फ एक इंसान का इस पूरे स्टॉक पे हक है, तो जो इस स्टॉक से कम 50, 60, 70 लोग, मतलब ये मैं अपना एक डेटा दे रही हूँ, ऑब्वियसली बहुत बड़े नंबर्स में होता है, जो इसके नीचे बहुत सारे लोगों को मिलने वाला था, क्या अब उनको मिलेगा? उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ एक इंसान ने इस पूरे अपने लालच के चक्कर में इस रिसोर्स को अपने अंडर कर लिया है। तो यही होता है, इसीलिए कहते हैं कि हमें एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए, हमें बहुत ज्यादा ऐसे स्टॉक नहीं करना चाहिए चीजों को, फिर ये डेवलपमेंट में भी हैम्पर करते हैं। क्योंकि क्या होता है, आपका उस पर्टिकुलर चीज का प्राइस बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ लोग उसकी ब्लैक मार्केटिंग करने लगते हैं, और उसके बाद वो पर्टिकुलर चीज, जहां वो पर्टिकुलर रिसोर्स जहां पहुंचनी चाहिए, जहां वो डेवलपमेंट में हेल्प करती, वहां नहीं पहुंच पाती है। तो ये बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं, इसीलिए कहते हैं कि अर्थ ने इनफ दिया है हमारी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, बट किसी भी एक इंसान की ग्रीड को, उसके लालच को सेटिस्फाई करने के लिए अर्थ के पास नहीं है, ठीक है। इसीलिए डेवलपमेंट में भी ये सारी चीजें जो है वो आपका एक तरह से हैम्पर करती हैं डेवलपमेंट को। अगला क्वेश्चन है, लिस्ट ऑफ few एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन दैट यू मे हैव ऑब्जर्व अराउंड यू। अब एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन में जो लोग दिल्ली में रहते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि हमारे यहाँ का AQI जो है वो कितना बेहतरीन होता है। और अगर आप दिवाली, छठ, दिवाली इस तरफ बढ़ते चले जाएंगे, तब तो ये और भी ज्यादा बेहतरीन होता चला जाता है, कि मतलब आपको ये लगेगा कि आप सिर्फ स्मोक इनहेल कर रहे हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा अफेक्ट करती हैं, ठीक है। अब इससे क्या होगा, हमारी कंट्री की हेल्थ जो है उससे असर पड़ेगा, ठीक है। कंट्री के लोगों की हेल्थ को असर पड़ेगा, हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज्यादा लोड पड़ेगा, उतना वो लोग नहीं ले पाएंगे, अगेन हमारे ही डेवलपमेंट में मतलब वो हैम्पर करेगा, ठीक है। ये सारी चीजें ना आपकी इंटर रिलेटेड है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट का क्या लेना देना, क्योंकि वो डेवलपमेंट को, जैसा हमने पहले पढ़ा था ना, सिर्फ पर कैपिटा इनकम की नजरों से देखते हैं कि कितना कंट्री में पैसा जनरेट हो रहा है, कितना लोग कमा रहे हैं, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, अगर आपकी कंट्री में भले पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है, पर लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर बहुत से लोग इलिटरेट हैं, तो उस कंपनी के उस कंट्री के डेवलपमेंट का क्या फायदा होगा। तो ऐसे ही देखते हैं, अब हमारे यहाँ मैं बता, डिफॉरेस्टेशन है, बहुत ही जोरों शोरों से चल रहा है, ठीक है। उसके बाद जिन लोगों ने जोशीमठ वगैरह वाला केस सुना होगा, तो क्या होता है, वो लैंडस्लाइड्स हो रही हैं। लैंडस्लाइड्स किसका लेटर आउटकम होती हैं, सॉइल इरोजन का। अब सॉइल इरोजन का भी मेन रीजन आपको पता है, डिफॉरेस्टेशन होता है, क्योंकि जो पेड़ों की जड़ें होती हैं ना, रूट्स होते हैं, दे होल्ड द सॉइल, बट अगर आप वो उखाड़ लोगे तो मिट्टी लूज हो जाएगी, फिर वो बहने लगेगी, इरोड होने लगेगी बारिश के साथ, मौसम बदलने के साथ, ठीक है। तो आपका सॉइल इरोजन हो गया। उसके बाद आपका थर्ड, अगेन दिल्ली की यमुना जी, जिनमें सिर्फ वो बादल बादल से बने रहते हैं, जो कि बादल नहीं है, जो कि इंडस्ट्रियल वेस्ट है। वाटर पॉल्यूशन, एयर, तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो हम लिस्ट करते जाते हैं। मैंने यहाँ 4 लिस्ट कर दिए हैं, अगर आपके एरिया में बहुत सी ऐसी और भी चीजें हो, देन डू लेट अस नो। उसके बाद, for each of the item given in table 1.6 find out which country is at the top and which country is at the bottom, ठीक है। तो देखते हैं
क्या है हमारा क्वेश्चन कि हमें देखना है कि कौन सी कंट्री डेवलपमेंट में टॉप पे है और कौन सी कंट्री आपकी बॉटम पे है। सबसे पहले हमें श्रीलंका दिख रहा है, ठीक है। श्रीलंका का जो ग्रॉस नेशनल इनकम है पर कैपिटा वो क्या है हमारा 12,707। उसके बाद उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ क्या है 77, और उसके बाद मीन ईयर स्कूलिंग ऑफ पीपल एज अबव 25 है आपका 10.6, और ये आपका पुराना एसडीआई इंडेक्स है, इसमें 132 है आपके लेटेस्ट में इंडिया का, ठीक है। श्रीलंका का मैं आपको बताती हूँ, बस 1 मिनट दीजिए। श्रीलंका का है आपका श्रीलंका का है आपका 73rd करंट जो एसडीआई इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी भी टॉप पे हम देख सकते हैं यहाँ पे रैंक के अकॉर्डिंग कौन है, श्रीलंका, और सबसे बॉटम पे कौन है रैंक के अकॉर्डिंग, बांग्लादेश 130, और जस्ट सेकंड नहीं, बांग्लादेश नहीं है आपका, पाकिस्तान है सबसे बॉटम पे। तो टॉप पे आ जाएगा आपका श्रीलंका रैंक के अकॉर्डिंग, और उसके बाद आ जाएगा पाकिस्तान। अब इसकी लेटेस्ट एसडीआई इंडेक्स के अकॉर्डिंग क्या रैंक है ये आपको बताना है, ठीक। अब देखते हैं एसडीआई इंडेक्स होता क्या है, बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ठीक, 189, अब शायद 191 हो गया है, उन कंट्रीज के अकॉर्डिंग होता है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ डिनोट्स एज द सेम नेम सजेस्ट एवरेज एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ अ पर्सन एट द टाइम ऑफ बर्थ। उसके बाद पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड इन डॉलर्स फॉर ऑल कंट्री, ताकि उसे कंपेयर करा जाए, क्योंकि करेंसी के अकॉर्डिंग अलग होता है उसकी वैल्यू। इट इज ऑल्सो डन इन अ वे सो दैट एवरी डॉलर वुड बाय द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एनी कंट्री, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जल्दी से। यहाँ पे हमें एक बीएमआई इंडेक्स दिया है, बीएमआई होता है आपका बॉडी मास इंडेक्स। इट इज बेस्ड ऑन अ सर्वे of various states for year 2015-16। अब देखते हैं इसमें केरला में मेल का है 8.5, फीमेल का है 10, कर्नाटका में 17 एंड 21, मध्य प्रदेश में 28 एंड 22, और यहाँ पे है आपका ये सारे स्टेट्स का। अब देखते हैं इसमें हमें न्यूट्रिशन लेवल कंपेयर करना है ऑफ पीपल इन केरला एंड पीपल इन मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसमें जो उनका न्यूट्रिशन लेवल होगा, तो अब इसके अकॉर्डिंग हम ये देखेंगे कि जो केरला में लोगों का न्यूट्रिशन लेवल है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में क्या है, हायर है। उसके बाद यहाँ पे दिया है कि क्यों ऐसा होता है कि 1/5 लोग जो है कंट्री में वो अंडर नरिश्ड होते हैं, मैल नरिश्ड होते हैं, जबकि लोग कहते हैं कि खाना इनफ है। सबसे पहला आपका जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है पीडीएस, वो ही रॉन्ग होता है, क्योंकि अगेन मैंने आपको बताया था ना, एक इंसान पूरा अपने मुट्ठी में अगर ले ले तो उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत ज्यादा करप्शन इन्वॉल्व हो जाता है। उसके बाद सेकंड जो मतलब कहते हैं एक ऐसा सेक्शन है सोसाइटी का जो अफोर्ड कर सकता है चीजों को, वो कभी कभी इतना ज्यादा बाय कर लेते हैं कि इट्स नॉट लेफ्ट फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम्स कभी कभी इतनी ज्यादा, एक तो इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है जिसकी वजह से हर चीज का दाम बढ़ गया है। उसके बाद गवर्नमेंट की स्कीम्स इतनी इन्फ्लुएंशियल नहीं होती हैं कभी कभी कि जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, वो जाके सामान खरीद सके। कहने को उन्हें राशन कार्ड मिल जाता है, बट उसमें भी उनकी फैमिली के अकॉर्डिंग जो उन्हें राशन मिलता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो इसी के साथ हमने पूरी बैक एक्सरसाइजेस जो है आपकी डेवलपमेंट चैप्टर की वो खत्म कर दी है। डू वॉच द वीडियो जहां पे हमने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।